वेलकम स्टूडेंट्स, मैं प्रीति चौहान स्वागत करती हूँ चौहान लर्निंग में आपका। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th के लेसन आरो पुस्तक का लेसन 2 पतंग, जिसके राइटर हैं आलोक धुनवा जी। तो चलिए पहले पाठ्य पुस्तक के हम प्रश्न हल कर लेते हैं। पहला प्रश्न है इसका, सबसे तेज बौछारें गई भादो गया के बाद प्रकृति में जो परिवर्तन कवि ने दिखाया उसका वर्णन अपने शब्दों में करें। अथवा सबसे तेज बौछारों के जाने के बाद प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण पतंग कविता के आधार पर अपने शब्दों में कीजिए। ठीक है, अलग अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि भादो गया के बाद प्रकृति में जो परिवर्तन कवि ने दिखाया उसका वर्णन, और सबसे तेज बौछारों के साथ भादो के बीच जाने के बाद प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण। दोनों में एक ही बात है लेकिन पूछने का तरीका अलग अलग है। तो चलिए इसका आंसर हम देखते हैं। इस कविता में कवि ने प्राकृतिक वातावरण का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। भादो माह में तेज वर्षा होती है, इसमें बौछारें पड़ती हैं और बौछारों के समाप्त होने पर शरद ऋतु का समय आया है। मौसम खुल जाता है। प्रकृति में निम्नलिखित परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं, जैसे सवेरे का सूरज खरगोश की आंखों जैसा लाल लाल दिखाई देता है। कवि ने बताया सवेरे शरद ऋतु में जो सुबह का सूरज होता है वो कैसा दिखाई देता है, मानो खरगोश की आंखों जैसा लालिमा लिए हुए हो। दूसरा, शरद ऋतु के आगमन से उमस समाप्त हो जाती है, जो गर्मी है वो खत्म हो जाती है, हल्की हल्की ठंडी आ जाती है शरद ऋतु में। तो जब शरद ऋतु आती है तो उमस खत्म हो जाती है और ऐसा लगता है कि शरद अपनी साइकिल को तेज गति से चलाता हुआ आ रहा है। तीसरा है, वातावरण साफ धुला हुआ सा लगता है और धूप चमकीली होती है। फूलों पर तितलियां मंडराती हुई दिखाई देती है। दूसरा देखते हैं हम लोग। सोचकर बताएं कि पतंग के लिए सबसे हल्की और रंगीन चीज, सबसे पतला कागज, सबसे पतली कमानी जैसे विशेषणों का प्रयोग क्यों किया गया है। इसका उत्तर देखते हैं हम। कवि ने पतंग के लिए सबसे हल्की और सबसे रंगीन चीज, सबसे पतला कागज, सबसे पतली कमानी जैसे विशेषणों का प्रयोग इसलिए किया है क्योंकि वह इसके माध्यम से पतंग की विशेषता तथा बच्चों के मन की जो हाव भाव होते हैं, उनकी जो चेष्टाएं होती है, वो सब हमें बताना चाहता है। बच्चे भी हल्के होते हैं और उनकी कल्पनाएं रंगीन होती है। वे अत्यंत ही कोमल और निश्चल मन के होते हैं और इसी तरह पतंग भी रंग बिरंगी हल्की होती हैं। वे आकाश में दूर तक जाती हैं और इन विशेषणों के प्रयोग से कवि पाठकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहता है। तीसरा क्वेश्चन, बिंब स्पष्ट करें। सबसे तेज बौछारें गई भादो गया, सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया फूलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। तो इसमें कौन कौन से बिंब हैं देखते हैं हम। इस अंश में कवि ने स्थिर और गतिशील आदि दृश्य बिंबों को उकेरा है। उन्हें हम इस तरह बता सकते हैं। तेज बौछारें मतलब गतिशील दृश्य बिंब। जब तेज बरसात धरती पर गिरती है तो उसमें एक गति है, तो यहाँ पर क्या हो गया, गतिशील दृश्य बिंब। सवेरा हुआ स्थिर दृश्य बिंब, सवेरा हुआ कुछ देर के लिए स्थिर हुआ सवेरा, तो यहाँ स्थिर दृश्य बिंब। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, स्थिर दृश्य बिंब। पुलों को पार करते हुए गतिशील दृश्य बिंब। अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए गतिशील दृश्य बिंब। घंटी बजाते हुए जोर जोर से श्रव्य बिंब। घंटी की आवाज सुनाई दे रही तो सुनना, तो यहाँ हो गया श्रव्य बिंब। चमकीले इशारों से बुलाते हुए, तो यहाँ हो गया गतिशील दृश्य बिंब। ठीक है। आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए स्पर्श दृश्य बिंब। पतंग ऊपर उठ सके गतिशील दृश्य बिंब। प्रश्न 4 देखते हैं हम। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। कपास के बारे में सोचे कि कपास से बच्चों का क्या संबंध बन सकता है। इसका उत्तर देखते हैं हम। कपास व बच्चों के मध्य एक गहरा रिलेशनशिप है। कपास हल्की होती है, मुलायम होती है, गद्देदार व चोट सहने में सक्षम होती है। इसी प्रकार बच्चे भी हैं जो उनके भी शरीर जो है उनका भी कोमल होता है, वे बहुत हल्के होते हैं, है ना, और उनके जो छोटे छोटे पैर होते हैं वो बहुत गद्देदार होते हैं। तो इसलिए यहाँ बच्चों और कपास की तुलना की है कि
कपास हल्की होती है, मुलायम होती है, गद्देदार होती है और चोट सहने में सक्षम होती है। और कपास भी जो कपास है उसकी प्रकृति भी कैसी होती है, निर्मल होती है, निश्चल होती है ना। तो इसी तरह बच्चे भी क्या होते हैं, कोमल होते हैं, वे निश्चल और साफ मन के होते हैं, उनमें चोट सहने की क्षमता भी होती है और उनका शरीर भी इतना हल्का और मुलायम होता है जैसे कपास हल्की और मुलायम होती है। कपास बच्चों की कोमल भावना व उनकी मासूमियत का प्रतीक है। तो यहाँ कवि ने बच्चों के जो मन की तुलना है, बच्चों के शरीर की तुलना है किससे की है, कपास से, कि कपास भी बच्चों की कोमल भावना और उनकी मासूमियत का प्रतीक है। प्रश्न 5, पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, बच्चों का उड़ान से कैसा संबंध बनता है। पतंग बच्चों की कोमल भावनाओं की परिचालिका है ना, कि जो पतंग का बारे में बताया कि जो पतंग है वो बच्चों की कोमल भावना को दर्शाती है और जब पतंग उड़ती है तो बच्चों का मन भी आसमान में उड़ता है। पतंग उड़ाते समय बच्चे अत्यधिक उत्साहित होते हैं और पतंग की तरह बाल मन भी हिलोरे लेता है। जैसे जैसे पतंग ऊपर ऊंची उड़ती है वैसे वैसे बच्चों का मन भी खुश होता है, वे भी खुशी में झूमते हैं। तो यहाँ उसी बाल विशेषता को बताया गया कि पतंग की तरह बच्चों का मन भी हिलोरे लेता है, वह भी आसमान की ऊंचाइयों को छूना चाहता है। पतंग जितनी ऊंची उड़ती है तो बच्चों का मन भी आकाश में उतनी ही ऊंचाइयों को छूना चाहता है और इस कार्य में बच्चे रास्ते की कठिनाइयों को ध्यान में नहीं रखते और बच्चे पतंग को ऊंची उड़ाने की खुशी में इतने मस्त रहते हैं कि उन्हें पता ही नहीं पड़ता कि उस समय रास्ते में उन्हें कितनी कितनी कठिनाइयाँ आती है। कठिनाई वाले उनके जो मांझा होता है डोरी से उनके हाथ कट जाते हैं, हाथ में खून आ जाता है और जो छत का फर्श होता है वो इतना कठोर होता है कि वे उन सब कठिनाइयों को नज़रअंदाज करते हुए बस अपनी मस्ती में पतंग उड़ाते रहते हैं। छठा प्रश्न, निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं की मृदंग की तरह बजाते हुए, अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने का क्या तात्पर्य है। जब पतंग सामने हो तो छतों पर दौड़ते हुए क्या आपको छत कठोर लगती है। खतरनाक परिस्थितियों का सामना करने के बाद आप दुनिया की चुनौतियों के सामने स्वयं को कैसा महसूस करते हैं। तो आइए उत्तर देखते हैं हम इनका, कि इसका तात्पर्य है कि पतंग उड़ाते समय बच्चे ऊंची दीवारों से छतों पर कूदते हैं तो उनकी चापों से एक मनोरम संगीत उत्पन्न होता है। बच्चे छत पर जब पतंग उड़ाते हैं तो एक छत के एक कोने से दूसरे कोने पर इधर उधर दौड़ते हैं, भागते हैं, तो उनकी जो पैरों की आवाज़ होती है ऐसा लगता है कि एक मनोरम संगीत उत्पन्न कर रही है और यह संगीत मृदंग की ध्वनि की तरह लगता है और उनके पैरों की आवाज़ जो है ऐसा लगता है कि एक मृदंग की ध्वनि मतलब एक ढोल की मीठी मधुर आवाज़ की तरह महसूस होता है और साथ ही बच्चों का शोर भी चारों ओर दिशाओं में गूंजता है। और बच्चे जो पतंग उड़ाते समय शोर करते हैं, सीटियाँ बजाते हैं, किलकारियाँ मारते हैं, तो वो बच्चों का शोर भी है चारों तरफ दिशाओं में गूंजता रहता है। चारों तरफ बच्चाओं के किलकारियों की और उनकी सीटियों की, उनकी हंसी मजाक की, सभी तरह के जो बच्चों का शोर है वो चारों दिशाओं में गूंजता रहता है। जब पतंग सामने हो तो छतों पर दौड़ते हुए छत कठोर नहीं लगती। इसका कारण यह है कि इस समय हमारा सारा ध्यान किस ओर है, पतंग की ओर, है ना, कि पतंग आसमान में ऊंची उड़ रही है, सारा ध्यान बच्चों का उसी तरफ होता है। तो इस कारण उन्हें उस समय ये होश ही नहीं रहता है कि छत कठोर है, छत का फर्श उनके पैरों को छील रहा है या उनके पैर में छाले हो रहे हैं या उनके हाथ कट रहे हैं मांझे से, उन्हें इस तरफ ध्यान ही नहीं जाता है। हमें कूदते हुए छत की कठोरता का एहसास नहीं होता। बच्चे कहते हैं कि हमें जब छत पर हम पतंग उड़ाते हैं तो हमें छत पर कूदते हुए भागते हुए हमें छत की कठोरता का एहसास बिल्कुल नहीं होता और हम पतंग के साथ ही खुद को उड़ते हुए महसूस करते हैं। और जैसे जैसे पतंग ऊपर उड़ती है तो बच्चे कहते हैं ऐसा लगता है कि उस पतंग के साथ साथ हमारा मन भी, हमारी कल्पनाएं भी आकाश में ऊपर उड़ रही हैं। खतरनाक परिस्थितियों का सामना करने के बाद हम दुनिया की चुनौतियों के सामने स्वयं को अधिक सक्षम मानते हैं। हम में साहस और निडरता का भाव आ जाता है। जब बच्चे बार बार छतों के कोने पे आ जाते हैं, गिरते गिरते बचते हैं, है ना, तो जब वो गिरने से बच जाते हैं तो वो स्वयं को और अधिक, अपने आप को और अधिक सक्षम मानते हैं। उनको लगता है कि हम तो गिर ही नहीं सकते, हम बच जाएंगे बार बार, तो इससे उनमें और अधिक उत्साह आ जाता है और उनका जो डर है वो खत्म हो जाता है। तो बच्चे ये कहते हैं कि हमें साहस और निडरता का भाव और अधिक जागृत हो जाता है और हम भय को दूर छोड़ देते हैं। नेक्स्ट और भी जो क्वेश्चन है इसके
वो भी देख लेते हैं हम। कविता के आसपास जो बुक में आपकी दिए हुए हैं वही क्वेश्चन है ये भी। आसमान में रंग बिरंगी पतंगों को देखकर आपके मन में कैसे ख्याल आते हैं, लिखिए। आसमान में रंग बिरंगी पतंगों को देखकर हमारा मन खुशी से भर जाता है और मैं सोचता हूँ कि मेरे जीवन में भी पतंगों की तरह अनगिनत रंग होने चाहिए ताकि मैं भरपूर जीवन जी सकूं। मैं भी पतंग की तरह खुले आसमान में उड़ना चाहता हूँ। मैं भी नई ऊंचाइयों को छूना चाहता हूँ। दूसरा क्वेश्चन, रोमांचित शरीर का संगति का जीवन के लय से क्या संबंध है? इसका उत्तर है कि एक रोमांचित शरीर का संगीत जीवन की लय से उत्पन्न होता है। जब मनुष्य किसी कार्य में पूरी तरह लीन हो जाता है तो उसके शरीर में एक अद्भुत रोमांच व संगीत पैदा होता है। जब मनुष्य कोई भी कार्य को अपने पूरे मन से, पूरे डेडिकेशन से करता है, पूरे उसमें तल्लीन हो जाता है, तो उसके शरीर से एक अद्भुत रोमांच, एक अद्भुत संगीत पैदा होता है। तो वह एक निश्चित दिशा में गति करने लगता है और मन के अनुकूल कार्य करने से हमारा शरीर भी उसी लय के साथ कार्य करता है। और जब हमारा मन किसी कार्य करने, मन के अनुकूल हम कोई कार्य करते हैं तो हमारा शरीर भी उस कार्य में अपने आप को इन्वॉल्व कर लेता है। तो इसलिए कहा कि हमारा शरीर भी उसी लय के साथ कार्य करता है। मैज एक धागे के सहारे पतंगों की धड़कती ऊंचाई उन्हें बच्चों को कैसे थाम लेती है, चर्चा करें। पतंग बच्चों की कोमल भावनाओं से जुड़ी होती है और पतंग आकाश में उड़ती है, परंतु उसकी ऊंचाई का नियंत्रण बच्चों के हाथ की डोर में होता है ना। बच्चे पतंग की ऊंचाई पर ही ध्यान रखते हैं, वे स्वयं को भूल जाते हैं। पतंग बच्चों की कोमल भावनाओं का प्रतीक है और जब पतंग आकाश में उड़ती है, कितनी भी ऊंची उड़े आकाश में, लेकिन जो उसकी ऊंचाई है उसका नियंत्रण तो बच्चों के हाथ में होता है। बच्चे उसको अपने कंट्रोल में रखते हैं, पतंग की डोर को, है ना। तो बच्चे पतंग की ऊंचाई पर ही उनका ध्यान केंद्रित रहता है और उस पतंग को उड़ाते उड़ाते वे स्वयं अपने आप को भूल जाते हैं और पतंग की बढ़ती हुई ऊंचाई से बाल मन और अधिक ऊंचा उड़ने लगता है। पतंग का ध्यान पतंग की ऊंचाई के साथ साथ बाल मन को भी नियंत्रित करता है। ठीक है, इसके कुछ और लघुतरात्मक क्वेश्चन है, हम वो भी देख लेते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, आप इनको भी पढ़ लेना। पतंग कविता का प्रतिपाद्य बताइए। इस कविता में कवि ने बाल सुलभ इच्छाओं व उमंगों का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। पतंग बच्चों की उमंग व उल्लास का रंग बिरंगा सपना है। शरद ऋतु में मौसम साफ हो जाता है, चमकीली धूप व बच्चों को आकर्षित करती है। वे इस अच्छे मौसम में पतंग उड़ाते हैं। आसमान में उड़ती पतंगों को उनका बालमन छूना चाहता है। वे भय पर विजय पाकर गिर गिर कर संभलते रहते हैं और उनकी कल्पनाएं पतंगों के सारे आसमान को पार करना चाहती हैं। तो प्रकृति भी उनका सहयोग करती है और तितलियां उनके सपनों की रंगीनी को बढ़ाती है। तो कविता का प्रतिपाद्य क्या है कि इस कविता में कवि ने प्रकृति के माध्यम से बच्चों की इच्छाओं का, उनकी सुंदरता का, उनकी उमंगों का, उनके बाल मन का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। और पतंग बच्चों, जैसे पतंग जो है वो बच्चों की उमंग और उल्लास का एक रंग बिरंगा सपना है, एक रंग बिरंग का प्रतीक है। शरद ऋतु में जो मौसम एकदम साफ होता है और उसकी जो चमकीली सुबह सुबह की जो धूप होती है वो बच्चों को अपनी ओर आकर्षित करती है पतंग उड़ाने के लिए। और उस समय मौसम एकदम साफ सुथरा और मुलायम हो जाता है और आसमान में जब पतंग उड़ती है तो बच्चों का मन भी उस आसमान को छूने के लिए उत्साहित रहता है और वे भय पर विजय पाकर गिर गिर कर संभलते हैं। और उनकी जो कल्पनाएं हैं, पतंग जैसे जैसे उड़ती है तो उनकी कल्पनाएं भी जो है आसमान को पार करना चाहती है, आसमान को छूना चाहती है। तो इस सारे कार्यकलाप में प्रकृति भी जो है वो बच्चों का सहयोग करती है, प्रकृति भी बच्चों के साथ मिल जाती है और जो रंग बिरंगी तितली है वो उनके सपनों को और भी रंगीनी को बढ़ा देती है। तो इस कविता, पतंग कविता का प्रतिपाद्य में यही बताया कि कविता का प्रतिपाद्य यही है कि कवि ने प्रकृति के माध्यम से, शरद ऋतु के माध्यम से बालक के मन की जो हाव भाव है, उसकी जो कल्पनाएं हैं, उन सब का बहुत ही यथार्थ और सजीव चित्रण किया है। प्रश्न दूसरा है कि शरद ऋतु और भादों में अंतर स्पष्ट कीजिए। भादों के महीने में तो काले काले बादल घुमड़ते हैं और तेज बारिश होती है। जुलाई अगस्त के महीने में जो बारिश आती है ना, उस समय भादों का महीना होता है, तो उस समय बादल, पूरे आसमान में बादल ही बादल गरजते हैं और तेज बारिश होती है। तो बादलों के कारण एक अंधेरा सा छाया रहता है और इसके मौसम में जीवन एक तरह से रुक सा जाता है ना।
चारों तरफ पानी भर जाता है, रास्ते जाम हो जाते हैं, तो इसलिए कहा कि जीवन एक तरह से रुक सा जाता है। और इसके विपरीत शरद ऋतु में रोशनी बढ़ जाती है, आकाश एकदम साफ होता है, सुबह की धूप खिली हुई होती है, चमकीली धूप होती है, मौसम साफ रहता है और धूप चमकीली होती है, तो चारों तरफ उमंग और एक उत्साह का माहौल होता है। ठीक है। शरद का आगमन किस लिए होता है? शरद का आगमन बच्चों की खुशियों के लिए होता है। वे पतंग उड़ाते हैं, वे दुनिया की सबसे पतली कमानी के साथ सबसे हल्की वस्तु को उड़ाना शुरू करते हैं। प्रश्न 4, बच्चों के बारे में कवि ने क्या क्या बताया है? इसका उत्तर देखते हैं हम। बच्चों के बारे में कवि बताता है कि वे कपास की तरह नरम होते हैं, लचीले होते हैं, वे पतंग उड़ाते हैं तथा झुंड में रहकर सीटियां बजाते हैं, है ना, छतों पर बेसुध होकर दौड़ते हैं तथा गिरने पर भयभीत नहीं होते, वे पतंग के साथ मानो स्वयं भी उड़ने लगते हैं। प्रश्न 5, प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने सबसे शब्द का प्रयोग कई बार किया है, क्या यह सार्थक है? उत्तर इसका, कवि ने हल्की रंगीन चीज कागज पतली कमानी के लिए सबसे शब्द का प्रयोग सार्थक ढंग से किया है। कवि ने यह बताने की कोशिश की हमको कि पतंग के निर्माण में हर चीज हल्की होती है। पतंग का जो कागज होता है वो बहुत पतला होता है ना, तो जो पतंग का निर्माण में जो भी चीज प्रयुक्त होती है वो बहुत हल्की होती है। क्यों? क्योंकि वह तभी उड़ सकती है। इसके अतिरिक्त वह पतंग को विशिष्ट दर्जा भी देना चाहता था और कवि जो है पतंग को एक विशिष्ट दर्जा देना चाहता है, इसीलिए कवि ने यहाँ पर पतंग के लिए कई बार सबसे शब्द का प्रयोग किया है। प्रश्न किन किन शब्दों का प्रयोग करके कवि ने इस कविता को जीवंत बना दिया है? उत्तर है, देखते हैं इसका, तेज बौछारे गई, भादो गया, नई चमकीली तेज साइकिल, चमकीले इशारे, अपने साथ लाते हैं कपास, छतों को भी नरम बनाते हुए, इन विभिन्न शब्दों का प्रयोग करके कवि ने इस कविता को जीवंत बना दिया है। यहाँ पर कवि ने शरद ऋतु का एक प्रकार से मानवीकरण कर दिया है ना। जो शरद ऋतु को उन्होंने एक छोटे बालक की संज्ञा दी गई है और जो ऋतुएं हैं जो सारी ऋतु में बीतती जाती है, उस ऋतुओं का जो सफ़र है उसको कवि ने तेज साइकिल और पुलों का नाम दिया है, और जो सुबह की धूप होती है उसको चमकीले इशारे का नाम दिया है, और जो बच्चों के कोमल पैर होते हैं, बच्चों का जो शरीर होता है उसको कपास की संज्ञा दी है। तो इन सभी शब्दों के माध्यम से कवि ने कविता को एक प्रकार से जीवंत बना दिया है, कविता का मानवीकरण। उम्मीद करती हूँ आपको क्वेश्चन आंसर पसंद आएंगे। मेरी वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मोटिवेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वेलकम और बाय।